my screen. Okay. So let's have a quick recap और उसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और दूसरा, मैंने आपके माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के अंदर जनरल टैब में एक मैसेज भी छोड़ा है रिगार्डिंग अ क्विज फॉर टुमारो, सो प्लीज़ गो थ्रू इट। क्विज विल बी एट 9 o'clock टुमारो मॉर्निंग। और बाकी डिटेल्स जो है वो जनरल टैब के अंदर जो है वो मैंने दे दी है आपको, तो आप प्लीज़ गो थ्रू कर लें उसको एक दफ़ा। ओके, सो हम लोगों ने लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 6 अपना स्टार्ट किया था, दैट वाज अबाउट सैम्पलिंग एंड ए टू डी कन्वर्जन विच इज़ क्वांटाइजेशन। और हमने डिस्कस किया था कि वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन जो कि पीसीएम से रिलेटेड है। और बाद में हम लोगों ने कहा था कि हम इसकी कुछ अदर एफिशिएंट स्कीम्स देखेंगे पीसीएम की, दैट इज़ द डिफरेंशियल पीसीएम, और फिर उसका एक स्पेशल केस है विच इज़ डेल्टा मॉड्यूलेशन। इस चैप्टर के अंदर कुछ और टॉपिक्स भी हैं, बट यू ओनली नीड टू स्टिक टू ओनली दीज टॉपिक्स जो कि हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बाकी जो कंटेंट है वो थोड़ा इरेलीवेंट है क्योंकि यू विल बी कवरिंग सम पार्ट ऑफ इट इन योर डिजिटल कम्युनिकेशन कोर्स। सो मैं नहीं चाहता था कि उसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में जाया जाए इन दिस पर्टिकुलर कोर्स बिकॉज इट्स मेनली अबाउट एनालॉग कम्युनिकेशन। सो हम लोगों ने लास्ट टाइम सैम्पलिंग थ्योरम को डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने नाइक्वेस्ट को पहले डिफाइन किया था, नेक्स्ट क्राइटेरिया को, एंड देन वी टॉक्ड अबाउट आपके पास सैम्पलिंग होती कैसे है, जिसके अंदर हमने एक डिस्कस किया था कि आपके पास आइडियल सैम्पलिंग किस तरह अचीव होती है बाय यूजिंग एन इम्पल्स ट्रेन। और फिर हमने उसके अंदर रिकंस्ट्रक्शन का प्रोसेस देखा था। सो वी टॉक्ड अबाउट सैम्पलिंग यूजिंग इम्पल्स ट्रेन लाइक दिस। और फिर हमने उससे देखा था कि हमारे पास जो रिसीव सिग्नल आता है वो किस किस्म का होता है, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड समथिंग लाइक दिस, और वो आपके पास इस तरह की इम्पल्सेस आ रही होती हैं। और हमने फिर इसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए हमने कहा था कि क्या हम इससे सिग्नल रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और हमने ये चीज़ कंक्लूड की थी कि इफ़ यू ओनली यूज़ एन आइडियल लो पास फिल्टर, तो उस केस में आप उस सिग्नल को रिकवर कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि आपके पास जो रेप्लिकाज हैं आपके जी ऑफ एफ के इन जी बार ऑफ एफ, वो ओवरलैप ना कर रहे हो। और वो ओवरलैप तब नहीं करते जब आपका एफ एस इज़ ग्रेटर दैन 2T होता है। तो फिर हमने जो रिकंस्ट्रक्शन का प्रोसेस है जिसको इंटरपोलेशन कहते हैं, हमने इसको डिस्कस किया था। और हमने वहाँ पे वो एक लो पास फिल्टर जिसको हमने एक गेट फंक्शन से रिप्रेजेंट किया था, उससे रिप्रेजेंट करके हमने मैथमेटिकली इस चीज़ को वेरीफाई किया था कि इफ़ यू यूज़ एन आइडियल लो पास फिल्टर लाइक दिस, जिसका टाइम इम्पल्स एक सिंक फंक्शन होता है, इफ़ यू यूज़ दिस एज ए रिकंस्ट्रक्टिंग फिल्टर, तो आपके पास हर इम्पल्स के ऊपर एक सिंक फंक्शन जो है वो आपके पास आ जाता है। एंड बिकॉज एट ईच इम्पल्स तमाम सिंक्स जो हैं उनके नल्स यहाँ पे आ रहे होते हैं, सो यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ इंटरफेरेंस एट एनी पॉइंट। और जब ये सारी सिंक फंक्शंस ऐड होते हैं तो आपको आपका ओरिजिनल रिकंस्ट्रक्टेड सिग्नल जो है वो आपको मिल जाता है, एंड इट लुक्स समथिंग लाइक दिस, इस तरह यहाँ पे रिप्रेजेंट हुआ था। तो फिर हमने कुछ एग्जांपल्स देखी थी लास्ट लेक्चर के अंदर। और फिर हमने बात की थी प्रैक्टिकल सिग्नल रिकंस्ट्रक्शन की, क्योंकि हमने कहा था कि आपका जो आइडियल सैम्पलिंग है उसके अंदर जो आपका रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर है, एक तो अनरियलाइजेबल है, नॉन कॉजल है, और दूसरा कि आपके पास ये जो सिंक रिकंस्ट्रक्शन पल्सेस हैं ये इनफाइनाइट ड्यूरेशन की होती है, विच इज़ नॉट प्रैक्टिकल। तो हमने प्रैक्टिकल केस के लिए हमने बात की थी कि हम एक नॉन आइडियल पल्स कंसिडर करते हैं पी ऑफ टी, जिसको हम जनरेट भी कर सकते हैं ईजिली। और हमने कहा था कि इस केस में हमारे पास क्या डिफरेंस आता है हमारे प्रैक्टिकल सिग्नल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर। तो जब हमने मैथमेटिकली इसको एनालाइज किया था तो हमने कहा था कि हमारा जो आइडियल सैम्पलिंग है विच वाज रिप्रेजेंटेड बाय जी बार ऑफ टी, वो कन्वॉल्व हो जाता है इस पल्स पी ऑफ टी के साथ। और व्हेन टाइम डोमेन में जब कन्वोल्यूशन होती है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में इट इज़ रिप्रेजेंटेड विद मल्टीप्लिकेशन। तो हमने उस चीज़ को फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमने रिप्रेजेंट किया था कि हमारे पास जो प्रैक्टिकल सैम्पल्ड सिग्नल आता है, वी कैन लुक एट इट एज कि आपके पास रेप्लिकाज हैं जी ऑफ एफ के एट एन ऑफ एफ एस स्केल्ड बाय 1/ts एंड देन पास थ्रू दिस फिल्टर पी ऑफ एफ। और फिर हमने कहा था कि क्या इससे हम सिग्नल को रिकवर कर सकते हैं, तो वी सेड कि वी नीड इक्वलाइजर्स टू
टू डू दैट, जिसको हमने ई ऑफ एफ से रिप्रेजेंट किया था और हमने कहा था कि जी टिल्डा ऑफ एफ जो है, जो सैंपल प्रैक्टिकली सैंपल सिग्नल है, उसको हम इस इक्वलाइजर से गुजारें तो हमें ओरिजिनल स्पेक्ट्रा जो है वो हमें मिल जाएगा। तो हमने फिर उस ई ऑफ एफ को इससे मल्टीप्लाई कर दिया था और फिर हमने कुछ कंडीशंस डिफाइन की थी इस इक्वलाइजर के लिए। द फर्स्ट कंडीशन वाज कि ये जो ई ऑफ एफ टाइम्स पी एफ एफ है, ये जो प्रोडक्ट है, इट शुड बी इक्वल टू 0 फॉर एफ ग्रेटर देन एफ एस माइनस बी। इस फ्रीक्वेंसी से आगे की जो फ्रीक्वेंसीज हैं इनको ये फिल्टर आउट कर दे और विद इन योर रिक्वायर्ड बैंड यानी एफ लेस देन बी के लिए इसकी वैल्यू टी एस के बराबर हो, बिकॉज यू हैव टू ओवरकम दिस स्केलिंग फैक्टर। तो ये जो हमारे पास प्रैक्टिकल पल्स पीटी है, इसको फिर हमने डिफाइन किया था एक पल्स के साथ विच इज लाइक अ स्क्वायर पल्स विच इज मोर प्रैक्टिकल एंड मोर इजी टू जनरेट। और इस केस में फिर जब हमने देखा था कि हमारे पास पी ऑफ एफ जो है वो बेसिकली किस किस्म का सिस्टम या फिल्टर डिफाइन होता है एंड कॉरस्पॉन्डिंगली जो ई ऑफ एफ है वो हम कैसे अचीव कर सकते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि इफ योर प्रैक्टिकल पल्स pt इज लाइक दिस, तो हमारे पास जो p ऑफ f का रिस्पॉन्स होता है इट इज लाइक दिस सिंक फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय एन एक्सपोनेंशियल। तो ये वो फिल्टर है जिससे आपका ओवरऑल रिस्पॉन्स जो कि आपका g पावर ऑफ f का रिस्पॉन्स होता है विच इज नथिंग एल्स बट दीज रेप्लिकास ऑफ योर g ऑफ f। सो ईच स्पेक्ट्रा इज ऑफ g ऑफ f और ये सेंटर्ड है 0 पे, ये सेंटर्ड है fs पे, अगले वाला सेंटर है 2fs के ऊपर and these are all scaled by 1 by ts। तो आपका ये जो g bar of f का सिग्नल है ये एक फिल्टर से गुजरता है which is p of f, जिसको हमने ये इस तरह डिफाइन कर दिया है। तो रिसीवर साइड पे हमें ये जो सिग्नल मिलता है this is g tilde of f। अब आपने यहाँ पे एक इक्वलाइजर लगाना है which is e of f और ये e of f मुझे मेरा रिक्वायर्ड g of f आउटपुट पे दे देगा। तो ये g of f हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? वी हैव टू मेक श्योर कि वो जो कंडीशंस हमने डिफाइन की थी वो फुलफिल हों। तो इस केस में हमारे पास जो इक्वलाइजर है इट इज डिफाइंड लाइक दिस कि डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी बैंड के अंदर इसका रिस्पांस ts बाय pf होना चाहिए, यानी जो भी सैम्पलिंग टाइम है डिवाइड बाय दिस रिस्पांस विल बी द रिस्पांस ऑफ e of f फॉर दिस फ्रीक्वेंसी बैंड। और आउटसाइड fs माइनस बी यानी कि ये जो पॉइंट है दिस पॉइंट इज fs माइनस बी, इससे आगे की फ्रीक्वेंसीज को भी फिल्टर आउट कर दे तो ये तमाम रेप्लिकास खत्म हो जाएंगे और ये जो आपका रिस्पांस है ये इसको एक तो स्केल अप भी कर देगा और इस p ऑफ f के रिस्पांस को भी खत्म कर देगा। तो यू विल गेट दिस डिजायर्ड रिस्पांस ऑफ g ऑफ f एट द आउटपुट। तो यहां तक हमने अपनी लास्ट डिस्कशन जो है वो कंक्लूड की थी। आज हम अपनी डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करेंगे और हम बात करेंगे उन प्रैक्टिकल इश्यूज के बारे में जो सिग्नल सैम्पलिंग और रिकंस्ट्रक्शन में हम फेस करते हैं, जिसके अंदर हमने उनको लास्ट टाइम आइडेंटिफाई कर दिया था। दैट वाज कि आपके पास सबसे पहला मसला है कि जो रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर है उसकी रियलाइजेबिलिटी का इशू है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हम इसको रिकॉल कर लेंगे अभी। सेकंड जो प्रॉब्लम है दैट इज द ट्रेचरी ऑफ एलियासिंग। एलियासिंग का जो इफेक्ट है दैट आल्सो अफेक्ट्स द सैम्पलिंग एंड रिकंस्ट्रक्शन प्रोसेस। तो उसके लिए हम एंटी एलियासिंग फिल्टर यूज करते हैं। तो हम आज इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे एंड द सैम्पलिंग फोर्सेस अ नॉन बैंड लिमिटेड सिग्नल टू अपीयर एज बैंड लिमिटेड, और इस इशू को भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो दैट विल कंक्लूड अवर सैम्पलिंग पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। और नेक्स्ट वीक हम जो पीसीएम का टॉपिक है दैट इज योर क्वांटाइजेशन, उसको हम डिस्कस करेंगे। Let's quickly go through the first issue, which is the realizability of reconstruction filter. I will just skim through it because we have already discussed it in detail. So consist of repetition of g of f without any gaps between the successive cycles. So basically we're talking about कि जो आपका g of f है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह करके, which is 0 to b, जो आपके ओरिजिनल सिग्नल का स्पेक्ट्रा है, g बार ऑफ f इसके रेप्लिकास को रिप्रेजेंट करता है। और अगर आपकी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी 2b के बराबर है तो द स्पेक्ट्रा वुड लुक समथिंग लाइक दिस। तो अब इस केस में जो g बार ऑफ f है ये इन इंडिविजुअल g ऑफ f से जो कि 0 पे सेंटर्ड है, फिर fs पे सेंटर्ड है, फिर 2fs पे सेंटर्ड है, फिर यहाँ पे 3fs पे सेंटर्ड है, यानी nfs पे सेंटर्ड है, इनके बीच में कोई गैप नहीं होगा। if you have fs is equal to 2b, we've already discussed that, so the spectrum is something like this। तो इस केस अगर आपको g of t को रिकवर करना है फ्रॉम g बार ऑफ t, मींस ये जो g
बार ऑफ टी है, इसमें से अगर इसको मैं टाइम डोमेन में देखूं तो दिस इज जी बार ऑफ टी। अब ये जी बार ऑफ टी से अगर मैंने जी ऑफ टी को रिकवर करना है तो मुझे इस सैंपल्ड सिग्नल को, ये जो जी बार ऑफ टी है, इसको एक आइडियल लो पास फिल्टर से गुजारना पड़ेगा, जिसका रिस्पॉन्स ये डॉटेड लाइन से हम देख रहे हैं, दिस इज द लो पास फिल्टर। तो ये जो आइडियल फिल्टर्स हैं दे आर प्रैक्टिकली अनरियलाइजेबल। इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस दैट वी कंसीडर एफ एस ग्रेटर देन 2b। अगर हम ये कंडीशन देख लें तो यहाँ पे जो गैप है वो बढ़ जाएगा, सो वी कैन यूज अ लो पास फिल्टर व्हिच इज मोर रियलाइजेबल। So a practical solution to this problem is to sample the signal at a rate higher than the Nyquist rate. That is, fs should be greater than 2b या omega s should be greater than 4 pi b. So it just means कि आप multiply both side by 2 pi. तो ये 2 pi fs हो जाएगा ओमेगा और 2 pi into 2b is 4 pi b. तो ये दो अगर कंडीशन आप सेटिस्फाई कर लेते हैं तो आपके पास जो रेप्लिकास हैं उनके बीच में सेपरेशन आ जाएगी. सो दिस यील्ड्स g bar of f consisting of repetition of g of f with a finite band gap between successive cycles. So in this case, spectra would look something like this. So आपके पास हर स्पेक्ट्रा के बीच में एक गैप आ गया है. So now you can easily use a more realistic low pass filter to recover g of f from g bar of f. So we can recover g of t from g bar of t using a low pass filter with a gradual cutoff characteristics which is more realistic. So ये issue हम इस तरह resolve कर सकते हैं. There is still an issue with this approach. Can anyone guess कि इसमें क्या problem हो सकता है? अभी भी इसके अंदर एक issue है. जी, anyone? Are you present? Yes, sir. जी सर. So any guess? I'm not asking you for the answer. I'm asking for a guess. No idea? No, sir. Okay. इस अप्रोच में भी हमें इशू हमारे लिए होता है बिकॉज आपके पास जो रियलिस्टिक फिल्टर्स भी होते हैं, लो पास फिल्टर, डिस्पाइट द ग्रेजुअल कट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स द फिल्टर गेन इज रिक्वायर्ड टू बी जीरो बियॉन्ड द फर्स्ट साइकिल ऑफ जी ऑफ एफ। इसके कहने का मतलब ये है कि हमारे पास ये जो एक रियलाइजेबल लो पास फिल्टर है जिसका रिस्पॉन्स हमने ये ऐसे शो किया है, वी नीड टू हैव दिस रिस्पॉन्स जीरो बियॉन्ड दिस कट ऑफ पॉइंट, ये जो कट ऑफ पॉइंट यहाँ पे शो हो रहा है। लेकिन जो आपके पास जब आप फिल्टर डिजाइन करते हैं, लेट मी जस्ट क्लियर इट फॉर वंस, तो हमारे पास असल में जो रिस्पॉन्स है इट हैज टू बी समथिंग लाइक दिस, और ये इसका कट ऑफ होना चाहिए। लेकिन जो हमारे पास फिल्टर डिजाइन जब भी आपको करते हैं तो नॉर्मली स्टॉप बैंड के अंदर हमारे पास रिपल्स होते हैं, तो आपके पास यहाँ पे इस तरह के रिपल्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे। तो ये जो रिपल्स हैं दे विल आल्सो कंट्रीब्यूट सम पार्ट ऑफ सिग्नल फ्रॉम दीज बैंड्स। ये जो ये पार्ट है, ये पार्ट है, ये जो पार्ट है रिपल्स का, दे विल एक्चुअली इनहेरेंट some part of these replicas as well. So it is very it is difficult to actually achieve you can say almost zero response beyond the cutoff frequency. तो आपको एक बड़ा अच्छा लो पास फिल्टर डिजाइन करना की जरूरत पड़ती है जिसकी जो स्टॉप बैंड रिपल्स हैं वो बहुत कम हो, ठीक है। तो ये हमारे पास एक इशू फिर भी रहता है कि आपको जो रियलिस्टिक फिल्टर्स भी होते हैं, बिकॉज दे हैव रिपल्स इन पास बैंड and they have ripples in stop band as well, and this is the transition region. So ripples in stop pass band is not a big problem क्योंकि आपके पास ओरिजिनल स्पेक्ट्रा आना चाहिए। लेकिन जो ripples आपके पास है stop band के अंदर, they will actually leak some part of signal from the replicas as well, ठीक है। So it is very important कि आपका जो फिल्टर का गेन है यानी जो रिस्पॉन्स है is required to be zero beyond the first cycle। ये जो फर्स्ट साइकिल है इसके बियॉन्ड इसकी वैल्यू जीरो होनी चाहिए। दैट इज द इशू इन दिस केस। सो अभी हम दूसरे प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे विच इज द ट्रेचरी ऑफ एलियासिंग। एलियासिंग का प्रॉब्लम जो है ये बहुत सिग्निफिकेंट होता है व्हेनेवर यू परफॉर्म सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन। सो लेट्स सी कि ये प्रॉब्लम क्या है। लेट मी क्विकली टेक द अटेंडेंस फर्स्ट।
Okay, so the another practical difficulty in reconstructing the signal from its samples lies in the fundamental theory of sampling theorem. अब यहाँ पे एक आपके पास जो हमने सैम्पलिंग की थ्योरी हमने या सैम्पलिंग थ्योरम हमने डिस्कस किया है, इसके अंदर एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है जो हमने थ्योरम डिस्कस किया है. उसकी वजह से आप सैंपल्स को जो आप फॉर एग्जांपल जब आप सैम्पलिंग परफॉर्म कर देते हैं, उसके बाद सैम्पलिंग उन सैंपल्स में से जब आप ओरिजिनल सिग्नल को रिकंस्ट्रक्ट करने लगते हैं तो यू फेस डिफिकल्टी, और वो डिफिकल्टी किस चीज की है, दैट इज नोन एज एलियासिंग. तो वो फंडामेंटल थ्योरी में प्रॉब्लम है क्या बेसिकली. So the sampling theorem was proved on the assumption that signal g of t is band limited. कि हमारी जो पूरी सैम्पलिंग थ्योरम जिसे हम नाइक्विस्ट हमने क्राइटेरिया डिफाइन किया था, वो इस assumption के ऊपर बना हुआ है कि हमारे पास जो मैसेज सिग्नल होता है वो बैंड लिमिटेड होता है. इसीलिए हम अपने तमाम स्पेक्ट्रास को ड्रॉ करते हैं लाइक दिस 0 to b एंड दिस इज g of f. ठीक, तो आपके पास 0 to b जो है, ये हम कहते हैं कि हमारा मैसेज सिग्नल जो है वो 0 to b यहाँ पे एंड हो रहा है. सो दिस इज अ बैंड लिमिटेड सिग्नल. दिस इज अ टोटल सिग्नल स्पेक्ट्रा. बियॉन्ड b हमारे पास कोई सिग्नल नहीं है. तो दिस इज व्हाट वी एक्चुअली अज्यूम एट द स्टार्ट ऑफ द सैम्पलिंग थ्योरम कि हमारे पास जो मैसेज सिग्नल g of t है, ये एक बैंड लिमिटेड सिग्नल है और इसकी बैंडविड्थ जो है वो डिफाइंड हुई हुई है 0 to b के साथ. So this is the assumption that we actually start our discussion with. But हमारे पास जितने भी प्रैक्टिकल सिग्नल्स होते हैं, जब भी हम कोई किसी भी एक सिग्नल की बात करेंगे, all signals are in actual they are time limited. टाइम लिमिटेड से मराद ये कि हम कहते हैं कि ओके फॉर एग्जांपल हमने एक सिग्नल ट्रांसमिट करना है, एक मैसेज सिग्नल है, ये एक टाइम से फॉर एग्जांपल टाइम t इज इक्वल टू 0 पे स्टार्ट होता है और मैं कोई मैसेज बोलता हूँ और वो एक पॉइंट पे मैसेज खत्म हो जाता है क्योंकि मैंने वो बात अपनी कंप्लीट कर ली है. बियॉन्ड दिस टाइम t नॉट कह देते हैं उसको, चले t से लेके t नॉट तक का जो टाइम है, दिस इज द टाइम ड्यूरेशन ऑफ माय मैसेज सिग्नल. सो एक्चुअली में हमारे जितने भी प्रैक्टिकल सिग्नल्स होते हैं दे आर टाइम लिमिटेड. ठीक है, तो चूंकि हमारे पास सिग्नल्स टाइम लिमिटेड होते हैं, दे हैव फाइनाइट ड्यूरेशन और विड्थ, तो उनकी जो टाइम के अंदर ड्यूरेशन होती है वो फाइनाइट होती है. ठीक है, सो दे आर नॉट बैंड लिमिटेड. जब आपके पास सिग्नल टाइम लिमिटेड होता है तो वो बैंड लिमिटेड नहीं होता, बिकॉज द कंडीशन इज कि एक सिग्नल एक वक्त में बोथ टाइम लिमिटेड और बैंड लिमिटेड नहीं हो सकता. या सिग्नल टाइम लिमिटेड होगा या सिग्नल बैंड लिमिटेड होगा. सो हमें ये पता है कि हमारे जो प्रैक्टिकल सिग्नल्स होते हैं वो टाइम लिमिटेड होते हैं. सो इफ दे आर टाइम लिमिटेड इट मींस दे आर नॉट बैंड लिमिटेड. तो इस केस में हमारे पास जो सिग्नल स्पेक्ट्रा होता है, इट एक्चुअली लुक्स समथिंग लाइक दिस. ये जो g of f है ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और उसका सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है वो ग्रेजुअली रिड्यूस होते होते इट इज गोइंग अप टिल इंफिनिटी. और ऑल्दो देखने में आपको लग रहा है कि एक खास पॉइंट के बाद आपकी जो एनर्जी है वो ऑलमोस्ट 0 हो रही है. So you can actually consider it to be up till this point, so you will still retain all the information. लेकिन in actual आपका जो सिग्नल है उसका जो स्पेक्ट्रा है, it is not limited in band, it is going up till infinity. So instead of drawing it like this, we should consider it to be something like this. ठीक है, अब अगर एक सिग्नल आपके पास जो मैसेज सिग्नल है असल में उसका स्पेक्ट्रा बैंड लिमिटेड अगर नहीं है एंड द स्पेक्ट्रा लुक समथिंग लाइक दिस, तो अब हमें इशू क्या आएगा. सो लेट्स सी कि हमने जो अपनी सैम्पलिंग थ्योरम को बेस किया था एक बैंड लिमिटेड सिग्नल को सामने रखते हुए, उस पे क्या इफेक्ट होता है. लेट्स टॉक अबाउट दैट. इन दिस केस द स्पेक्ट्रा g bar of f, यानी कि अगर आप ऑब्वियसली मेरे पास ये वाला स्पेक्ट्रा है g of f, जब मैं इसकी सैम्पलिंग करूंगा तो क्या होगा कि मेरे पास जो g bar of f होगा, इट विल हैव द रेप्लिकास ऑफ g of f एट एवरी n f. हमने पहले g of f को जब कंसिडर किया था और हमने कहा था कि g of f जो है वो एक बैंड लिमिटेड सिग्नल है 0 to b, तो हमारे पास g bar of f क्या होगा, it will be centered at 0, it will centered at fs, centered at 2fs, so and so forth. तो ये मेरे पास रेप्लिकास आएंगे. तो अगर मेरे पास g of f इस तरह का सिग्नल है तो what will happen to g bar of f? तो we will have the replicas of this g of f at every n f of s. तो अब इस केस में it will consist of overlapping
cycles of g of f repeating every f of s, which is the sampling frequency. तो इस केस में जो मेरे पास स्पेक्ट्रा होगा, इट वुड लुक समथिंग लाइक दिस, कि आपके पास एक सिग्नल जो है वो 0 पे सेंटर्ड है, और ये इसका स्पेक्ट्रा इस तरह जा रहा है, इसका स्पेक्ट्रा इस तरफ जा रहा है, ये सिग्नल fs के ऊपर सेंटर्ड है, जिसको हम fs भी कह सकते हैं, और फॉर एग्जांपल ओमेगा डोमेन में है तो हम इसको ओमेगा 2 कह देते हैं फॉर एग्जांपल, या ओमेगा s कह देते हैं, दिस इज नॉट ओमेगा 2, इट इज ओमेगा s। तो ये यहाँ पे सेंटर्ड होगा, तो इसकी फ्रीक्वेंसी ऐसे जा रही होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी मूव कर रही है, ठीक है। तो इस केस में आपके पास जो g बार ऑफ f है वो ओवरलैपिंग स्पेक्ट्रास होंगे आपके g ऑफ f के, क्योंकि जो स्पेक्ट्रा है वो तो इट इज गोइंग अप टिल इंफिनिटी। ये बात समझ आ रही है सबको? यस सर। ओके, तो इस केस में हमारे पास ये ओवरलैप्स जो है ये एग्जिस्ट कर रहे होंगे, कि ये जो स्पेक्ट्रा है ये यहाँ पे आपके पास लीक कर रहा है इस स्पेक्ट्रा के अंदर, और ये स्पेक्ट्रा यहाँ पे लीक कर रहा है इस वाले स्पेक्ट्रा के अंदर। तो जो ये ओवरलैपिंग है, जब ये दोनों ओवरलैपिंग ऐड होंगी तो आपके पास जो ओवरऑल स्पेक्ट्रा बनेगा इट वुड लुक समथिंग लाइक दिस। नाउ ये जो आपका डार्क सॉलिड लाइन है, नाउ दिस विल बी योर ओवरऑल सिग्नल because of this overlapping. Let me clear it. Okay. Because of non-band limited spectrum, the spectrum overlap is unavoidable, regardless of the sampling rate. यानी आप ये सोच सकते हैं कि चले हम fs को और बढ़ा देते हैं, तो अगर हम fs को और भी बढ़ा दें तो आपके पास फिर भी unavoidable spectrum overlap होगी, क्योंकि हमें पता है कि जो g of f है it is going up till infinity, वैल्यू कम है बट इट इज स्टिल गोइंग अप टिल इंफिनिटी। तो अगर आप एफएफएस को बढ़ा भी देते हैं ताकि ये गैप बढ़ जाए, तो इवन इन दैट केस यू विल स्टिल बी हैविंग सम काइंड ऑफ ओवरलैप। लेकिन उसके अगर आप ओवरलैपिंग कम भी कर रहे हैं एट द एक्सपेंस ऑफ हायर सैम्पलिंग रेट, बट स्टिल यू विल हैव सम काइंड ऑफ ओवरलैप। सो हायर सैम्पलिंग रेट कैन रिड्यूस बट कैन नॉट एलिमिनेट द ओवरलैप्स कंप्लीटली। और हमें पता है कि अगर हमारे पास ओवरलैप एग्जिस्ट कर रहे होंगे तो इट इज डिफिकल्ट टू रिकवर द ओरिजिनल मैसेज सिग्नल फ्रॉम द स्पेक्ट्रा। और वो हम यहाँ से देख भी सकते हैं कि जब हमारे पास ओरिजिनल सिग्नल है, दिस इज माय ओरिजिनल स्पेक्ट्रा, दिस वन, एंड लेट मी यूज अनदर कलर, फॉर एग्जांपल दिस वन, ये हमारे साथ वाले स्पेक्ट्रास हैं। अब मेरे पास कॉन्सेप्ट क्या था कि जब मेरे पास ये रेप्लिकास एग्जिस्ट कर रहे थे, व्हेन वी हैड द अजम्पशन कि आपके पास ये सिग्नल बैंड लिमिटेड है, तो हमारे पास fs ग्रेटर देन 2b करने से यहाँ पे सेपरेशन आ गई थी, और हमने यहाँ पे सिंपल लो पास फिल्टर यूज किया था, तो हमें ये ओरिजिनल g ऑफ f हमें रिकवर हो गया था। अब मैं अगर इसको देखूं और मेरे पास ये ओवरलैपिंग एग्जिस्ट कर रही है, दिस वन एंड दिस वन ओवर हियर, तो मेरे पास ओरिजिनल सिग्नल जो अब बन रहा है वो ये सॉलिड लाइन है, दिस वन। लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर इन दिस केस, लेट मी यूज ग्रीन। तो मेरे पास जो ओरिजिनल सिग्नल अब बन रहा है ओवरलैपिंग के बाद वो ये डार्क सॉलिड लाइन है, दिस इज द ओरिजिनल ओवरलैप सिग्नल। अब इसके ऊपर जब मैं एक लो पास फिल्टर अप्लाई करता हूं, एक आइडियल लो पास फिल्टर फॉर एग्जांपल, तो अब मेरे पास जो ओरिजिनल सिग्नल रिकवर हो रहा है वो ये रिकवर हो रहा है, ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं। क्या ये जो हाईलाइटेड सिग्नल है, इज इट द ओरिजिनल g of f दैट वी एक्चुअली इंटेंड टू ट्रांसमिट? नो सर। ये चेंज हो गया है, और ये चेंज कहां से हुआ है कि जो ओरिजिनल सिग्नल था वो ये था, जिसका ये मैं पार्ट हाईलाइट कर रहा हूं, और सो द डिफरेंस इज फ्रॉम हेयर अप टिल हेयर, यानी ओरिजिनल सिग्नल यहां से लेके यहां तक था, और हमें जो रिकवर हुआ है वो ये वाला पार्ट है। तो इसका मतलब है एक चीज तो हम यहाँ पे ये चीज ऑब्जर्व करेंगे, इफ यू लुक क्लोजली, लेट मी यूज डिफरेंट कलर, कि ये फिल्टर यूज करने से एक तो हमने ये तमाम फ्रीक्वेंसीज लूज कर दी हैं, क्योंकि ये सारी फ्रीक्वेंसीज अब हमारी कट ऑफ हो गई हैं बिकॉज ऑफ द फिल्टर, सो वी हैव लॉस्ट द इंफॉर्मेशन ओवर हियर। सेकेंडली, ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं, दीज वंस, these have also changed and now these are the new frequency values, ये जो हमारे पास ऊपर हमें शो हो गई हैं।
तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन है बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट, बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट की मिसाल के तौर पे 0 से लेके यहां तक की जो इंफॉर्मेशन है वो तो हमारी मेंटेन है, लेकिन बियॉन्ड दिस फ्रीक्वेंसी यहां से लेके इस कट ऑफ तक हमारी एक तो सिग्नल चेंज हो गया, दिस इज द न्यू सिग्नल, और बियॉन्ड दिस पॉइंट अप टिल हियर ये इंफॉर्मेशन आपने वैसे ही लूज कर दी है। ठीक है, सो दिस इज द इशू दैट यू एक्चुअली फेस, लेट मी क्लियर इट ऑल, whenever there is a spectrum overlapping in your reconstruction process. So due to the overlap, G bar of F, ये जो अपने G bar of F का जो पूरा overall spectra है, no longer has complete information of G of F. तो अब हमारे पास जो सिग्नल, असल वाला जो सिग्नल है वो अब ये चेंज हो गया, ये जो सॉलिड लाइन से हमें नजर आ रहा है। तो अब G bar of F से आप अपनी ओरिजिनल इंफॉर्मेशन रिकवर नहीं कर सकते, बिकॉज यू डोंट हैव द कंप्लीट इंफॉर्मेशन, द इंफॉर्मेशन इज लॉस्ट इन दिस पार्ट। So if we pass this G bar of F, which is the sampled signal, जहां पे हमारे पास ये overlapping नजर आ रही है, even through an ideal low pass filter with a cutoff frequency fs by 2, fs by 2 का मतलब है f max, पता है f max कौन सा पॉइंट है, वो ये fs by 2 है, जिसे हम b कहते हैं, because we know कि fs is equal to 2b and b is equal to fs by 2. तो this is the fs by 2 जिस पे हम कंसीडर कर रहे थे कि जो मैक्सिमम बैंडविड्थ है वो b है। अगर हम उसी कट ऑफ पे एक फिल्टर हम अप्लाई करें तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी विल नॉट बी g ऑफ f, वो कोई और सिग्नल होगा जिसे हम ga ऑफ f कहते हैं। ठीक है, a कैन बी नोन एज अटेनुएटेड सिग्नल, कि वो असल g ऑफ f नहीं है, वो एक अटेनुएटेड g ऑफ f है, या a से हम एलियासिंग भी समझते हैं, क्योंकि ये जो इफेक्ट हो रहा है दिस इफेक्ट इज नोन एज एलियासिंग। तो जो ga ऑफ f का है, इसका मतलब है कि हमें वो g ऑफ f का स्पेक्ट्रा मिला है विच हैज द इफेक्ट ऑफ एलियासिंग ऑन इट, यानी कि इसके ऊपर स्पेक्ट्रम फोल्डिंग का इफेक्ट हुआ है। सर ये जो इफ वी पास g ऑफ t की जगह g ऑफ f नहीं होना चाहिए था, g बार ऑफ f, ये बात है ना, यानी पास g ऑफ t थ्रू आइडियल लो पास फिल्टर की बात है, हम टाइम डोमेन की बात कर रहे हैं, दिस इज व्हाट इट मींस। ठीक है, so whenever we talking about a signal in time domain, it means हम उस process की बात कर रहे हैं जो time domain में, so basically we're talking about the convolution of h of t with g bar of t. अगर मैं कहूँ कि if we pass g bar of f through an ideal low pass filter, तो I'm talking about h of f and I'm talking about the multiplication of the two, so it should be very obvious. So if we pass G bar of t, जो कि ये हमारा overlapping spectra है, this is G bar of t, और जिसका स्पेक्ट्रम G bar of f से शो हुआ है, इसको अगर हम एक आइडियल लो पास फिल्टर से गुजारें तो हमें G of f नहीं मिलता, हमें एक एलिएस्ड वर्जन ऑफ G of f मिलता है, एंड इट कैन बी सीन थ्रू हेयर। यहाँ पे आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगा कि जो ओरिजिनल सिग्नल था वो ये डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट हुआ है, और जब हम इसको एक रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर h ऑफ f से गुजारते हैं, जो कि ये डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट हुआ है, जब हम इससे इसको गुजारते हैं जिसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी वही b है, तो इस केस में हमारे पास क्या हो रहा है, वी आर हैविंग लॉस टेल रिजल्ट इन लॉस ऑफ हायर फ्रीक्वेंसीज। तो ये जितनी भी हायर फ्रीक्वेंसीज हैं, यू आर लूजिंग दिस इंफॉर्मेशन, और फोल्डेड टेल डिस्टॉर्ट्स लोअर फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, इसका क्या मतलब है, जरा आप गौर से अब देखें। अगर आप गौर से देखें तो आपके पास ये जो टेल यहां पे आपको नजर आ रही है, एग्जैक्टली यही इंफॉर्मेशन वो है जो अपेरेंटली यहां से फोल्ड होके आपके लोअर फ्रीक्वेंसीज में आ गई है। सो दिस इज द सेम पार्ट जो यहां पे हाईलाइट हो रहा है, इट इज सेम एज दिस पार्ट विच इज ओवर हियर। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये जो एडिशनल पार्ट यहां पे आ रहा है, ये किस वजह से आ रहा होता है, अगर आपको याद हो, ये जो एडिशनल टेल है दिस वन, इट इज बिकॉज ऑफ दिस रेप्लिका। लेकिन जो रेप्लिका हमारा यहाँ ओमेगा एस पे सेंटर्ड है, दिस ऑल्सो हैज अ रेप्लिका लाइक दिस, ये यूं करके आ रहा होता है जो ओवरलैप कर रहा है। तो ये जो ओवरलैपिंग का कंटेंट है, दिस कंटेंट एंड दिस कंटेंट इज द सेम कंटेंट। तो ये कंटेंट जब आपकी लोअर फ्रीक्वेंसीज में ऐड होगा तो वो फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू हाई हो जाएगी, यानी उसका जो कंटेंट है वो बढ़ जाएगा। ये आप यहां से भी देख सकते हैं, लेट मी क्लियर इट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए हम यहाँ पे जरा थोड़ा टाइम लगा रहे हैं। सो इफ यू लुक क्लोजली, ये जो हायर फ्रीक्वेंसीज आपके पास शो हो रही है, ये इस
स्पेक्ट्रा की हैं, लेकिन ये जो स्पेक्ट्रा है ये भी यहाँ पे अपनी ओवरलैपिंग शो कर रहा है। ये कंटेंट और ये कंटेंट सेम है, क्योंकि जो आपके पास ये जो स्पेक्ट्रास हैं ये इवन सिमेट्रिक हैं। जो इंफॉर्मेशन इस हाफ में है वही इंफॉर्मेशन इस हाफ में है। तो जो कंटेंट यहाँ पे आ रहा है जो कि इस लो पास फिल्टर से बाहर जा रहा है, वही कंटेंट इसके अंदर की साइड पे है, बिकॉज इट इज एडेड बिकॉज ऑफ द नेबरिंग स्पेक्ट्रा। और यही कंटेंट जब आपकी इस लोअर फ्रीक्वेंसी में ऐड होगा तो आपके पास ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी यहाँ पे। तो यही बात यहाँ पे हो रही है कि जब आप एक रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर HFF यूज करते हैं तो आप इस स्पेक्ट्रा की, यानी ये जो स्पेक्ट्रा है ओरिजिनल वाला, इसकी हायर फ्रीक्वेंसीज को आप लॉस यू लूज दिस इंफॉर्मेशन, और जो नेबरिंग यहाँ पे आपके पास स्पेक्ट्रा था उसकी जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे यानी उसके अंदर लीक कर रही थी या उसके ऊपर ओवरलैप कर रही थी, वही इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऐड हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि यही जो टेल है, the same information which is in this tail is now folded into the lower frequencies. बात समझ आ रही है आपको? Yes, sir. यस सर आ रही। ओके, सो बेसिकली हमारे पास क्या मसला आ रहा है एलियासिंग की वजह से? सो एलियासिंग का प्रॉब्लम ये है कि वी नॉट ओनली लूज इंफॉर्मेशन इन हायर फ्रीक्वेंसी, बट आवर लोअर फ्रीक्वेंसीज आर आल्सो अफेक्टेड बाय द फोल्डिंग इफेक्ट ऑफ द टेल। और वो कौन सी टेल है? जो नेबरिंग, यहाँ पे जो नेबरिंग स्पेक्ट्रा था उसकी जो टेल यहाँ पे हमें आ रही थी वो यहाँ पे ऐड हो रही है आपकी लोअर फ्रीक्वेंसीज में। तो अब इस केस में इस एलियासिंग की वजह से हमारे पास जो स्पेक्ट्रा रिकंस्ट्रक्ट होगा, जब आप ये एक रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर यूज करेंगे तो वो ये जो स्पेक्ट्रा आपको मिलेगा दिस इज GA ऑफ F, और ये सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट हो रहा है। This will be the signal that you will receive, which is not the signal which was actually used for sample. So GA of F, ये जो मेरे पास अब जो स्पेक्ट्रा मिला है ये जो सॉलिड लाइन में है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, दिस एंड दिस, ये जो मेरे पास स्पेक्ट्रा है, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर। ओके, तो अब जो GA of F का स्पेक्ट्रा है वो है दिस वन, दिस इज द स्पेक्ट्रा ऑफ GA of F जो हमें रिकंस्ट्रक्शन पे मिला है। जबकि मेरा ओरिजिनल जो सिग्नल था, जो ओरिजिनल स्पेक्ट्रा था, वो बेसिकली यही था, बट यहाँ पे लोअर फ्रीक्वेंसीज में ये वैल्यूज थी और वी ऑल्सो हैड दीज लोअर फ्रीक्वेंसीज एज वेल। दिस वॉज माई ओरिजिनल स्पेक्ट्रा। This is G of F. तो हमें दो जगह से नुकसान हो रहा है। एक नुकसान हमें हो रहा है कि we are losing high frequencies and the lower frequencies are also getting distorted. तो we are losing at two fronts. जैसा कहते हैं ना जंग में आप टू फ्रंट वॉर लड़ रहे हैं, तो हमें इस केस में भी एलियासिंग जो है वो टू फ्रंट्स पे हमें इफेक्ट कर रही है। एक हमारी लोअर फ्रीक्वेंसीज डिस्टॉर्ट हो रही हैं बिकॉज ऑफ द टेल्स, और जो मेरी हायर फ्रीक्वेंसीज हैं वो हम लूज कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द फिल्टर। ठीक है, so this GA of F is the distorted version of G of F due to number one the loss of tail of G of F। जो ओरिजिनल G of F था उसकी हम fs/2 से बियॉन्ड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, यानी ये जो पॉइंट है fs/2, इससे बियॉन्ड ये सारी इंफॉर्मेशन हम लूज कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर। और नंबर टू द रीअपीयरेंस ऑफ दिस टेल इन्वर्टेड और फोल्डेड बैक इनटू द स्पेक्ट्रम। तो ये जो हमारे पास नेबरिंग यहाँ पे जो स्पेक्ट्रा है उसकी जो टेल यहाँ पे हमारे पास शो हो रही थी, इसकी वजह से ये जो फोल्डिंग का इफेक्ट हो रहा है, इसकी वजह से हमारी लोअर फ्रीक्वेंसीज जो है वो डिस्टॉर्ट हो रही हैं। सो इसकी वजह से हम इस टेल इन्वर्जन को कहते हैं स्पेक्ट्रल फोल्डिंग और एलियासिंग। तो हमारे पास ये फ्रीक्वेंसीज तो कट ऑफ हो गई, वी हैव ऑलरेडी लॉस्ट दिस इंफॉर्मेशन। जो टेल की वजह से ये स्पेक्ट्रम ओवरलैप कर रहा है यहाँ पे जाके जो ऐड हो रहा है, दिस इफेक्ट इज नोन एज स्पेक्ट्रल फोल्डिंग, या इसको हम एलियासिंग भी कहते हैं। अब इस इशू को हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं? ठीक है, सो यहाँ पे वो डिफेक्टर्स एलिमिनेटेड का कॉन्सेप्ट आता है,
जिसे हम एंटी एलियासिंग फिल्टर कहते हैं। डिफेक्टर्स एलिमिनेटेड का मतलब ये है कि अगर आप अपनी बुक में भी पढ़े ना, उसमें भी उन्होंने एक क्या कहते हैं, छोटी सी एग्जांपल दी है कि अगर एक वॉर के अंदर आपकी आर्मी के अंदर कुछ लोग ऐसे जो हैं वो ऐसे हैं जो कि डिफेक्टर्स हो गए हैं, वो दूसरी एनिमी के साथ मिल गए हैं, तो बेसिकली वो क्या करेंगे, वो जंग में उनसे तो लड़ेंगे नहीं लेकिन आपको भी नुकसान पहुंचाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम जंग में उन डिफेक्टर्स को पहले ही एलिमिनेट कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है इन हमारी इस आर्मी ने एनिमी के साथ तो फाइट करना नहीं है, जबकि उल्टा हमें नुकसान पहुंचाना है। तो हम क्या करते हैं, हम जंग से पहले ही उन डिफेक्टर्स को एलिमिनेट कर देते हैं। कैन यू अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट टू दिस प्रॉब्लम राइट नाउ? यस सर। कैसे? सर ये जो नेबरिंग का जो ये टेल वाली चीज आ रही है, ये हमारे सिग्नल को इफेक्ट कर रही है ना? जी जी। तो अगर हम लोग इस तरह करें कि अगर हम लोग का काफी अगर स्पेसिंग ज्यादा कर दें तो कम हो जाएगी ये एलियासिंग वगैरह। ठीक है। या हम लोग शुरू में ही इसको कट कर दें सिग्नल को, तो तब जी ये वाली चीज नहीं होगी। जी, बिल्कुल बिल्कुल, गुड इससे गुड। पहले बोलो। तो हमें ये पता है कि अगर हम कुछ भी ना करें तो ये जो हाई फ्रीक्वेंसीज है, इन एनी केस हमने तो ये लूज करनी ही करनी है इंफॉर्मेशन, बिकॉज ऑफ द रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर दीज हाई फ्रीक्वेंसीज विल बी कट ऑफ एट द रिकंस्ट्रक्शन प्रोसेस। और हमें पता है कि ये हायर फ्रीक्वेंसीज ही हैं जो कि इस केस में, यानी जो नेबरिंग हमारे पास स्पेक्ट्रा है उसकी हाई फ्रीक्वेंसीज हमें यहाँ पे इफेक्ट कर रही हैं, जो कि एलियासिंग में वो उसको इंट्रोड्यूस कर रही हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इस प्रोसेस में क्या करते हैं कि जो ये हायर फ्रीक्वेंसीज है जिन्होंने इवेंचुअली कट ऑफ हो ही जाना है, हम सैम्पलिंग करने से पहले ही अपनी हाई फ्रीक्वेंसीज को खुद ही कट कर देते हैं। क्योंकि हायर फ्रीक्वेंसीज को कट करने से क्या होगा कि हमारा जो एक नॉन बैंड लिमिटेड सिग्नल है वो बैंड लिमिटेड हो जाएगा, और जब वो बैंड लिमिटेड हो जाएगा तो हमारे पास ये फोल्डिंग का इफेक्ट नहीं होगा, तो हमारी लोअर फ्रीक्वेंसीज बच जाएंगी इफेक्ट होने से। So basically what we're doing is we are cutting our losses short. तो जंग में आपकी आर्मी कम तो हो गई है, नाउ रेस्ट ऑफ योर आर्मी इज सिक्योर्ड एंड दे कैन फाइट द बैटल। अगर आप उन 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 एलिमेंट्स को जो कि डिफेक्टर्स हैं उनको रिमूव नहीं करेंगे, उन्होंने तो दूसरों के साथ लड़ना तो है ही नहीं, तो इट मींस उनका आपको फायदा तो है नहीं, तो उल्टा वो आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो आप उनको एलिमिनेट कर दे। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफेक्टर्स एलिमिनेटेड, और इस केस में दिस इज एन एंटी एलियासिंग फिल्टर। So in the process of aliasing, we are not only losing all the frequency components above the folding frequency, जो fs/2 frequency है, इससे ऊपर आप ना सिर्फ उन frequency components को lose करेंगे, but these components reappear, यानी वो alias होके आपको lower frequencies को भी affect कर रहे होंगे because of the neighboring spectra. So aliasing is destroying the integrity of the frequency components below the folding frequency. तो fs/2 से fs/2 हम इसको फोल्डिंग फ्रीक्वेंसी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये वो पॉइंट है जिसके नीचे हमारे पास फोल्डिंग हो रही है। तो हमारे पास सोल्यूशन क्या है, द फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स बियॉन्ड द फोल्डिंग फ्रीक्वेंसीज आर सप्रेस्ड फ्रॉम जी ऑफ टी बिफोर सैम्पलिंग। हम उनको पहले ही रिमूव कर दें सो दैट हमारा कम से कम लोअर फ्रीक्वेंसीज तो बच जाए। So the higher frequencies can be suppressed using a low pass filter with cutoff frequency fs/2. This is known as anti-aliasing filter. तो अब इस केस में एलियासिंग फिल्टर इज यूज्ड बिफोर सैम्पलिंग। सैम्पलिंग करने से पहले जैसे ही आपका सिग्नल जो है विच इज बेसिकली अ नॉन बैंड लिमिटेड सिग्नल रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, ये आपका g ऑफ f है विच इज नॉन बैंड लिमिटेड। हम इसको क्या करते हैं fs/2 के ऊपर, फॉर एग्जांपल दिस इज fs/2, हम एक लो पास फिल्टर लगा के हम इस इंफॉर्मेशन को बैंड लिमिटेड बना देते हैं। तो नाउ दिस इज माय ओरिजिनल स्पेक्ट्रा। सर ये अब टेक्निकली तो नाइक्विस्ट क्राइटेरिया पे ये फुलफिल कर रहा है ना उसे? आप कर लेगा, बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली कि जब हम इसको बैंड लिमिटेड बना देंगे इस सिग्नल को, तो फिर हमारी जो पिछली थ्योरी थी सैम्पलिंग थ्योरम वाली वो सारी इसके ऊपर एप्लीकेबल होगी, बिकॉज माय सिग्नल इज नाउ बैंड लिमिटेड। ऑल्दो वी हैव लॉस्ट सर्टेन इंफॉर्मेशन, लेकिन हमें जो इलेजिंग का प्रॉब्लम है वो हमें नहीं होगा। और सेकेंडली हमें पता है कि जैसे जैसे आप एक खास फ्रीक्वेंसी से ऊपर जा रहे हैं, द इंफॉर्मेशन कंटेनिंग इन दीज हायर फ्रीक्वेंसीज इज वेरी वेरी स्मॉल, so you will not lose so much information,
but you will still be able to sample the original signal now. तो अगेन बिल्कुल ठीक आपने कहा कि जो हमारा नाइक्विस्ट क्राइटेरिया अब वो फुलफिल हो सकता है क्योंकि अब हमारे पास जो सिग्नल है वो बैंड लिमिटेड हो गया है. So the anti-aliasing filter is used before sampling, so it would be something like this कि आपको जो ओरिजिनल सिग्नल g of t है अब उसको एक एंटी-एलियासिंग फिल्टर से गुजारें तो हमारे पास जो टाइम डोमेन सिग्नल आएगा हम इसको GAA of t कह देते हैं, which means एंटी-एलियास्ड सिग्नल. और फिर जब हम इसको सैम्पलर से गुजारेंगे तो हमें सैम्पल्ड वर्जन ऑफ दैट सिग्नल मिलेगा जिसके अंदर हमारे पास ओवरलैपिंग नहीं होगी. ठीक है. सिग्नल स्पेक्ट्रम एंड द रिकंस्ट्रक्टेड सिग्नल GAA of f, यानी कि इस सैम्पलिंग के बाद जो मेरे पास स्पेक्ट्रा आएगा इसको मैं GAA of f कहता हूं, यानी कि हमने जो ओरिजिनल सिग्नल था उसको हमने एंटी एलियासिंग फिल्टर से गुजारा है तो मेरे पास बैंड लिमिटेड सिग्नल आ गया है. तो अब जो मेरे पास स्पेक्ट्रा आएगा इट वुड लुक समथिंग लाइक दिस. अब आप यहां पे देखें कि ये जो हायर फ्रीक्वेंसी तो ये तो आपने पहले कट ऑफ कर दी है और हम फिलहाल जो फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हैं fs दिस इज इक्वल टू 2b यूं समझ लें. तो हमारे पास जो सारे स्पेक्ट्रम्स हैं वो बिल्कुल एक दूसरे को fs/2 पे टच कर रहे हैं. तो मेरे पास ये ओरिजिनल स्पेक्ट्रा है GAA of f का और यहाँ पे जो नेबरिंग वाला होगा उसका भी स्पेक्ट्रा यहाँ से लेके यहाँ तक होगा और ये एग्जैक्ट यहाँ पे शार्प कट ऑफ हो रहा होगा. ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे होंगे यहाँ पे, बट दे विल बी नो ओवरलैपिंग ओवर हियर. ठीक है. और अगर मेरे पास ओवरलैपिंग नहीं होगी नाउ आई कैन सी दैट माय लोअर फ्रीक्वेंसीज आर सेव्ड, ऑल्दो मेरी हायर फ्रीक्वेंसी तो वैसे भी वी वर सपोज्ड टू लूज इट बिकॉज ऑफ द रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर. तो ये जो मेरे पास स्पेक्ट्रा आ रहा है दिस वन, ये जो डॉटेड लाइन में मैं शो कर रहा हूं, दिस इज नाउ द स्पेक्ट्रा ऑफ माय GAA of t. ठीक है. आई शुड एक्चुअली राइट GAA f ओवर हियर. ठीक है. तो अब इस केस में मैं अगर एक जी इस केस में हम बैंडविड्थ कैसे चूज करेंगे? मतलब ये तो बैंड लिमिटेड नहीं है ना, तो जी नाइक्विस्ट क्राइटेरिया के लिए fs = 2b होगा, तो उसमें हम बैंडविड्थ क्या चूज करेंगे? तो एंटी एलियासिंग फिल्टर के केस में आप स्पेक्ट्रा में उसकी बैंडविड्थ या ये जो कट ऑफ है ये आप डिसाइड करेंगे. आप सिग्नल के स्पेक्ट्रा को देखेंगे, फॉर एग्जांपल दिस इज द केस. तो आप इस केस में एक पॉइंट डिसाइड कर लें कि ये जो पॉइंट है इससे बियॉन्ड मैं फ्रीक्वेंसीज को कंसीडर नहीं करूंगा एंड इट डिपेंड्स अपॉन योर सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी. आप जो सी भी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी कंसीडर करेंगे दिस विल बी fs/2 दिस पॉइंट. नाउ इट डिपेंड्स अपॉन यू हाउ डू यू डिजाइन दिस एंटी एलियासिंग फिल्टर, क्योंकि जो एंटी एलियासिंग फिल्टर की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी वही आपकी b होगी इन दिस केस. ओके सर. सो इस केस में जब आप एक रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर लगाएंगे तो यू विल रिकवर दिस पार्ट. अब इस केस में ये पूरा का पूरा पार्ट वही सिग्नल है जो मेरे ओरिजिनल मेरा स्पेक्ट्रा था. द ओनली थिंग इज दैट यू हैव लॉस्ट दीज टेल्स जो कि इतना मैटर नहीं करती बिकॉज दे कैरी वेरी लेस इंफॉर्मेशन. सो दिस इज हाउ एन एंटी एलियासिंग फिल्टर हेल्प्स यू टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम ऑफ स्पेक्ट्रल फोल्डिंग. ओके. सो ये तो था हमारे पास प्रॉब्लम एलियासिंग का. जो लास्ट प्रॉब्लम है दैट इज कि जो सैम्पलिंग है इट फोर्सेस नॉन बैंड लिमिटेड सिग्नल टू अपीयर बैंड लिमिटेड. अभी ये जो हम डिस्कशन कर रहे थे कि हमारे पास असल में जो सिग्नल्स होते हैं वो नॉन बैंड लिमिटेड होते हैं और एंटी एलियासिंग फिल्टर यूज करके आप उसको बैंड लिमिटेड खुद से बनाते हैं. लेकिन अगर आपको एक सिग्नल सैम्पल्ड सिग्नल का स्पेक्ट्रा मिले, यानी कोई एक G' of f का स्पेक्ट्रा मिले जिसके अंदर आपके पास ओवरलैपिंग है या नहीं है, अगर सैम्पलिंग आप परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको दूसरा प्रॉब्लम ये आता है कि जो नॉन बैंड लिमिटेड स्पेक्ट्रास होते हैं दे अपीयर टू बी बैंड लिमिटेड एंड बैंड लिमिटेड कैन बी अपीयर्ड एज नॉन बैंड लिमिटेड. अब ये धोखा आपको कैसे हो सकता है इसको हम बात करें. जी सर जब हम लोग उसको लो पास फिल्टर से गुजार भी देंगे तो तब वो बैंड लिमिटेड नहीं हो जाएगा? जी बिल्कुल, यही तो बात हम पीछे कर रहे हैं ना. एंटी एलियासिंग फिल्टर एक नॉन बैंड लिमिटेड सिग्नल को सिग्नल बना देता है और जब आपके पास सिग्नल बैंड लिमिटेड हो जाएगा तो हम हमारी जो पिछली सारी डिस्कशन थी जिसके अंदर हमने नाइक्विस्ट थ्योरम को देखा था और हमने कहा था कि आप fs > 2b करें, वो सारी चीजें एप्लीकेबल हो जाती हैं. क्योंकि जब हम एलियासिंग की बात करते हैं तो एलियासिंग होती ही यूं है क्योंकि हमारे पास ओरिजिनल सिग्नल्स जितने भी होते हैं दे आर ऑल नॉन बैंड लिमिटेड क्योंकि दे आर टाइम लिमिटेड.
और इस तरह हमने बात की एक सिग्नल एक वक्त में टाइम लिमिटेड और बैंड लिमिटेड एक टाइम पे नहीं हो सकता, तो हमारे पास चूंकि प्रैक्टिकल सिग्नल्स टाइम लिमिटेड होते हैं, सो इन फ्रीक्वेंसी डोमेन दे आर नॉन बैंड लिमिटेड। तो वंस यू मेक योर नॉन बैंड लिमिटेड सिग्नल बैंड लिमिटेड, तो फिर ऑल दैट थ्योरी इज वैलिड जो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो अभी हम ये बात कर रहे हैं कि जो सैम्पलिंग है ये आपके नॉन बैंड लिमिटेड सिग्नल को इट अपीयर्स टू बी बैंड लिमिटेड। ये कैसे होता है, लेट्स टॉक अबाउट दिस। ओके, सो ऑफ स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ ओवरलैपिंग साइकिल्स ऑफ जी ऑफ एफ। ओरिजिनली हमारे पास जी ऑफ एफ जो है दिस इज ए नॉन बैंड लिमिटेड सिग्नल, जिस तरह हमने अभी बात की है, ओरिजिनली इट्स ए नॉन बैंड लिमिटेड सिग्नल। तो अगर मैं इस स्पेक्ट्रा को देखूं तो आई कैन सी कि मेरे पास स्पेक्ट्रम ओवरलैपिंग हो रही है। ये जो मैं शेड कर रहा हूं रीजन, ये ओवरलैप्ड रीजन है when g of f is a non band limited signal। और जब आप सैम्पलिंग कर रहे हैं तो जो g bar of f है it consists of spectrum overlapping। और ओरिजिनल हमने जो अपना नाइक्विस्ट थ्योरम डिस्कस किया था उसके अंदर हमारे पास ओवरलैपिंग किस केस में होती थी? नाइक्विस्ट थ्योरम के केस में ओवरलैपिंग किस वजह से होती थी? लेस देन 2b के होता है। बिल्कुल, fs लेस देन 2b। अगर ये कंडीशन होगी तो हमारा नाइक्विस्ट थ्योरम सेटिस्फाई नहीं होगा। इसको हम कहते हैं दिस इज सब नाइक्विस्ट क्राइटेरिया पे आप इसको सैंपल कर रहे हैं, यानी नाइक्विस्ट क्राइटेरिया पे नहीं कर रहे, सब नाइक्विस्ट पे कर रहे हैं। सब नाइक्विस्ट मींस लोअर देन द नाइक्विस्ट क्राइटेरिया। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे ये देखूं कि मेरा g ऑफ f एक नॉन बैंड लिमिटेड सिग्नल है तो मेरे पास स्पेक्ट्रम ओवरलैपिंग एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, सो दिस आल्सो मीन कि जो आपके पास सैंपल्ड सिग्नल है दिस इज अ सब नाइक्विस्ट सैंपल ऑफ g ऑफ t। तो अगर मेरे पास ओवरलैपिंग एग्जिस्ट हो रही है तो इसका मतलब है कि जो भी मैंने सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी कंसीडर की है इस पर्टिकुलर केस में जहां पे मेरे पास g बार ऑफ t एक सैंपल सिग्नल है वो सब नाइक्विस्ट है। क्योंकि अगर ये सब नाइक्विस्ट ना होता तो हमारी थ्योरी के मुताबिक इट वाज नॉट सपोज्ड टू बी ओवरलैपिंग। तो इसका मतलब है कि अगर मेरे पास स्पेक्ट्रम ओवरलैपिंग एग्जिस्ट कर रही है तो इसका मतलब है कि जो सैंपल्ड सिग्नल है वो सब नाइक्विस्ट रेट के ऊपर सैंपल हुआ है, दैट इज व्हाई वी आर हैविंग ओवरलैपिंग। ठीक है, अगर मैं इस स्पेक्ट्रा को एक और दूसरे तरीके से देखूं, इफ वी कैन आल्सो व्यू द स्पेक्ट्रम एज द स्पेक्ट्रम ऑफ GA ऑफ f, तो GA ऑफ f क्या चीज थी? नाउ लेट मी इफ वी रिकॉल कि जब हमारे पास एलियासिंग का प्रॉब्लम होता है तो एलियस्ड स्पेक्ट्रम कौन सा है? एलियस स्पेक्ट्रम ये वाला है कि ये चीज तो कट ऑफ हो गई, लेकिन ये दिस एंड दिस इज GA ऑफ f। जहां पे एलियासिंग का इफेक्ट आ चुका है। अब अगर इसी स्पेक्ट्रा को मैं देखूं तो मैं ये भी कह सकता हूं कि ये स्पेक्ट्रा तो GA ऑफ f का है। It is not the spectras of G of f, it is the spectra of a different signal which is GA of f, which is repeating periodically every fs without overlap। ये भी हम कह सकते हैं कि अब f of fs by 2 पे ये GA of f इसका स्पेक्ट्रा यहां से लेके यहां पे खत्म हो जाता है और फिर ये वाला स्पेक्ट्रा यहां पे आता है और ये यहां पे खत्म हो जाता है। I can easily say that इसका स्पेक्ट्रा यहां से आता है और ये यहां पे आके खत्म हो जाता है। तो अगर मैं इसको ये कंसीडर करूं कि G ऑफ f जो कि एक नॉन बैंड लिमिटेड सिग्नल है, दिस विल कॉज बाय ए सब नाइक्विस्ट क्राइटेरिया। लेकिन अगर इसी स्पेक्ट्रा को मैं देखूं और मैं कहूं कि ये तो स्पेक्ट्रा एक GA ऑफ f का है विच इज एक्चुअली अ बैंड लिमिटेड सिग्नल, ये हमें नजर आ रहा है कि ये तो बैंड लिमिटेड है। तो अगर ये बैंड लिमिटेड है तो इट मींस इट इज सैंपल्ड एट नाइक्विस्ट क्राइटेरिया, क्योंकि ये ओवरलैप नहीं कर रहा। बात समझ आ रही है आपको? जी, एनीवन? यस सर। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे ये बात कर रहे हैं, लेट मी क्लियर इट, कि आप अगर आपको ये स्पेक्ट्रा दिया जाए G बार ऑफ f का और मैं आपको कहता हूं कि मुझे बताएं ये स्पेक्ट्रा एक बैंड लिमिटेड सिग्नल का है या एक नॉन बैंड लिमिटेड सिग्नल का है, तो अगर आप इस स्पेक्ट्रा G बार ऑफ f के स्पेक्ट्रा को देखें तो अगर आप इसको कंसीडर करें कि ये स्पेक्ट्रा G ऑफ f का है विच इज नॉन बैंड लिमिटेड,
तो आप कहेंगे कि ये जो स्पेक्ट्रा है ये सब नाइक्वेस्ट क्राइटेरिया पे सैंपल हुआ है, दैट इज वाई यहाँ पे ओवरलैपिंग थी, दैट इज वाई ये स्पेक्ट्रा चेंज हुआ है। या आप इस स्पेक्ट्रा को ये भी देख सकते हैं कि ये स्पेक्ट्रा तो असल में GA ऑफ का है विच इज बैंड लिमिटेड, और ये नाइक्वेस्ट क्राइटेरिया पे सैंपल हुआ है और हमारे पास कोई ओवरलैपिंग नहीं है। तो ये सैंपलिंग का जो प्रोसेस है, इट इज एक्चुअली मेकिंग यू सी अ स्पेक्ट्रम जो कि मे बी नॉन बैंड लिमिटेड था, लेकिन आप उसको बैंड लिमिटेड भी देख सकते हैं। अगर वो बैंड लिमिटेड है तो आप उसको नॉन बैंड लिमिटेड भी देख सकते हैं, बिकॉज G of F एंड GA of F दीज आर टू डिफरेंट सिग्नल्स। G of F जो है वो एक नॉन बैंड लिमिटेड सिग्नल है, जो ये मैं हाईलाइट कर रहा हूं। लेट मी क्लियर इट। ये जो सिग्नल है दिस इज GA of F, और जो दूसरा हमारा सिग्नल है which is band limited in nature, which is this one. तो अगर मैं GA of F को देखूं तो मैं कह सकता हूं कि GA of AF जो है, G of F ये एक बैंड लिमिटेड सिग्नल है, और हमने जो नाइक्वेस्ट क्राइटेरिया फुलफिल किया है दैट इज F इज इक्वल टू 2B हमने लिए, और सारे स्पेक्ट्रा जो है वो FS/2 पे एक दूसरे को टच कर रहे हैं, देयर इज नो ओवरलैपिंग। लेकिन अगर यही स्पेक्ट्रा मैं G of F का कंसीडर करूं एंड दिस G of F is non-band limited, so this G of F is non-band limited, and चूंकि हम सब Nyquist criteria follow कर रहे हैं, that is why we are having spectrum overlapping. So you can confuse a band limited signal as a non-band limited and a non-band limited as a band limited. So the spectrum GA of F is band limited to FS/2, ये जो हमने यहाँ पे बात की थी, FS/2 पे. So the sub-Nyquist samples of G of T can also be viewed as the Nyquist sample of GA of T. तो ये प्रॉब्लम आपको आ रहा है कि जब आपका नॉन बैंड लिमिटेड सिग्नल अपीयर टू बी अ बैंड लिमिटेड, तो इसका मतलब है कि आप एक G of T का जो सब नाइक्वेस्ट क्राइटेरिया है, इट इज द नाइक्वेस्ट क्राइटेरिया ऑफ GA of T. तो जो आपके पास जो व्यूअर है उसको ये प्रॉब्लम होगी कि उसको पता नहीं चल सकेगा कि क्या ये बैंड लिमिटेड सिग्नल है या एक नॉन बैंड लिमिटेड सिग्नल है. Sampling a non-band limited signal G of T at a rate Fs make these samples appear to be Nyquist samples of some other signal which is band limited to Fs/2. This is the problem that you face. Clear? Yes sir. Sir, but ये तो solve हो चुकी है ना? जी हो चुकी है. हम वैसे डिस्कस कर रहे हैं इस चीज को कि सैम्पलिंग की वजह से ये एक प्रॉब्लम आता है कि it forces non-band limited signals to appear as band limited. We have already discussed everything about it कि हम इसमें से इंफॉर्मेशन किस तरह रिकवर करेंगे. हम एक एंटी एलियासिंग फिल्टर यूज करेंगे जिससे हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो हमें ऑलमोस्ट कंप्लीट मिल जाएगी. क्लियर? यस सर. नेक्स्ट वीक हम PCM को डिस्कस करेंगे विच इज अबाउट द क्वांटाइजेशन. आज हमारा जो सैम्पलिंग का पार्ट है वो कंप्लीट हो गया. एनी क्वेश्चंस? सर आपसे रिक्वेस्ट करनी थी. सर जो आपने जी सर जो क्विज आपने कल रखा है सर, कमिटमेंट्स होती हैं घर में, तो अगर आप वो मंडे को कर लें. देखिए मैंने पहले भी आप लोगों से यही डिस्कस किया था कि मुझे प्रॉब्लम नहीं है क्विज़ेस लेने में. द थिंग इज कि जितने आप ज़्यादा क्विज देंगे हम इट्स मोर अप्रोप्रिएट फॉर मी. और दूसरा चैप्टर नंबर 5 में से वो क्विज लिया यू हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू दैट चैप्टर. तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. मुझे सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि मैंने लेक्चर चूँकि टाइम अपना कंटेंट आपका एक स्केड्यूल के अंदर ख़त्म करना है. सो दैट्स वाई मैंने आप लोगों से कमिटमेंट ली थी कि हम लेक्चर्स के अलावा जो है इसको रख लेंगे. एंड आई स्टिल नीड टू चेक ऑल लॉट ऑफ योर अदर असेसमेंट्स. दैट्स वाई मैंने इसको कल रखा था. तो आई थिंक यू कैन स्पेयर 15 मिनट्स ऑफ योर टाइम फ्रॉम योर स्केड्यूल. आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम इन दैट. यस सर, ठीक है सर, ले कर ली. And secondly, if there are no other questions, let me stop the recording.